जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस श्री आईएएस चैनल पर। श्री आईएएस चैनल के द्वारा आप सभी के लिए एक नई शुरुआत की गई है और जिस पे ढेर सारा लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, जिसका नाम है पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स। मुझे आशा है कि श्री आईएएस चैनल की यह पहल आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो रही होगी। आप सभी से एक निवेदन है कि प्लीज़ अपने सुझाव हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे हम और बेहतर करने का प्रयास करें। इस पीटी फैक्ट के माध्यम से यूपीएससी आईएएस या यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बिहार पीसीएस, एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, इन सभी में आने वाले जो फैक्ट होते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, पूरा फोकस हमारा उस टॉपिक की फैक्ट को कवर करते हुए मेंस आंसर राइटिंग में कैसे उसकी भूमिका होगी, इस पे भी केंद्रित होता है। इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कंटेंट, जिसके द्वारा आपके सभी डाउट्स को 10 से 15 मिनट की वीडियोस में पीटी फैक्ट ओरिएंटेड समाप्त किए जाते हैं। जो मित्र नए जुड़े हैं अभी, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे भी आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। और इसी सीरीज़ में हम इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें अभी कल टेस्ट पेपर किया गया है और अगली क्लास भी उसकी आने ही वाली जल्दी। और साथ ही हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी एक नई सीरीज आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होगी 1 से 2 दिन में। तो प्लीज़ इस तरीके के अध्ययन से जुड़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, जो आपकी सफलता में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आइए अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो बहुत ही चर्चित है इस समय और जिसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत व्यापक भूमिका है। आइए आज हम टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, MSME। इसकी फुल फॉर्म होगी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग या उद्यम कहिए। ये चर्चा में क्यों आ गया और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी परिभाषा में क्या परिवर्तन हुआ और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से सरकार इसको इग्नोर नहीं कर सकती है। तो आइए इस पे हम पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। हम पहले बिंदु के अंतर्गत समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों आ गया या चर्चा में क्यों बना हुआ है। और जैसा आप सभी जानते होंगे, आप पुराने पेपर को भी देते होंगे, देखते भी होंगे, यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम में या यूपीपीएससी या एमपीपीएससी या बीपीएससी है, इस तरीके के सभी स्टेट्स एग्ज़ाम के द्वारा जो टॉपिक करंट में होते हैं, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। हम लोग सामान्यतः फैक्ट को केवल रटते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट के आधार पे और फैक्ट के नाम पर जो आधारभूत फैक्ट होते हैं, जिनको कभी बदला नहीं जाता है, बहुत लंबे समय के बाद चेंज होते हैं, उन पे आधारित क्वेश्चन सामान्यतः देखे जाते हैं। दिन प्रतिदिन बदलने वाले फैक्ट पे क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं सामान्यतः। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने फैक्टर पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही इस टॉपिक को बनाया गया है इस चैनल के माध्यम से। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इसकी। हम देखिए चर्चा में क्यों आ गया था, हम इसकी बात करेंगे। आप सभी ने अभी सुना होगा और टीवी में भी लगातार देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज, ध्यान दीजिएगा ये आर्थिक पैकेज के रूप में है, घोषणा की गई थी। और इसी में आत्मनिर्भर भारत अभियान एक प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें भूमि, रोजगार, पूंजी, इन सभी पर फोकस करते हुए साथ ही मुख्यतः एमएसएमई पर बल दिया गया था। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म लघु उद्यम होते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम होते हैं, उद्योग होते हैं, उनकी भूमिका पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही साथ इसकी एक नई परिभाषा भी बनाई गई, जिसमें कुछ एक्ट थे उसमें संशोधन किया गया, जो आगे के बिंदुओं में अभी हम समझेंगे। तो इस तरह से
ये एमएसएमई वर्तमान परिदृश्य में चर्चा में आया हुआ है और आगे आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो या राजस्थान पीएससी हो या एमपी पीएससी हो या खुद आईएएस के एग्जाम्स हो, उसमें इसके पूछे जाने की संभावना बहुत हद तक है। देखिए, इसका मेंस का स्वरूप चेंज हो जाता है। मेंस में इसकी थोड़ी निर्णायक भूमिका लिखी जाती है, लेकिन प्री के लेवल पर इसमें जो प्रीलिम्स फैक्ट के क्वेश्चन बनते हैं उसकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए। छोटे छोटे कीवर्ड्स को आपको पता होना चाहिए, जो इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रस्तुत की जा रही है और प्रस्तुत आगे की जाएगी। चलिए हम टॉपिक पे देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि एमएसएमई क्यों चर्चा में आ गया था। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो शुरुआत की गई है, उसी के तहत एमएसएमई पे बहुत अधिक फोकस किया गया और तभी ये चर्चा में आ गया। आइए हम इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं जो प्रीलिम्स के पेपर के दौरान पूछे जाते हैं। पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, एमएसएमई की स्थापना कब हुई या एमएसएमई हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे मुख्य भूमिका निभाने वाला बन गया। दोस्तों, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो चुका था और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था एक छोटी सी अर्थव्यवस्था थी, जो एक कह सकते हैं नवजात शिशु की तरह थी। हमारा भारतीय लोकतंत्र भी एक नवजात शिशु की तरह था, जिसको भी धीरे धीरे उभरना था। और ऐसी स्थिति में विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं से कंपैरिजन करने में, प्रतिस्पर्धा करने में भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी पीछे थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में लोकल फॉर वोकल का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है इस अभियान के द्वारा, या क्षेत्रीय स्तर पे जो औद्योगिक इकाइयाँ छोटे छोटे स्तर पे चलती हैं, उनकी भूमिका निर्णायक थी, लेकिन उनको एक राष्ट्रीय पहचान नहीं मिल पा रही थी और साथ ही वो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ी हुई भी नहीं हो पा रही थी, जुड़ नहीं पा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई क्षेत्र की स्थापना की गई और उसकी एक निश्चित परिभाषा बनाई गई कि किसको हम एमएसएमई सेक्टर कहेंगे। उसके लिए एमएसएमई एक्ट 2006 लेके आया गया। संसद में 2006 में एमएसएमई एक्ट 2006 पारित किया गया, जिसके तहत एमएसएमई सेक्टर की स्थापना भी की गई और एक परिभाषा निर्धारित की गई, जो वर्तमान परिभाषा आने से पहले तक चलती रही। और इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निवेश के आधार पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा पीटी फैक्ट तैयार हो रहा है, निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। इस निवेश का वर्गीकरण विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग था। कहने का मतलब, जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ होती हैं और जो सर्विस देने वाली इकाइयाँ होती हैं, जैसे किसी वस्तु का कोई निर्माण करता है तो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ हो गई, और किसी कंपनी के द्वारा या किसी फर्म के द्वारा लोगों को सेवा प्रदान की जाती है तो सर्विस सेक्टर हो जाती है। इन दोनों के लिए निवेश के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया था। कहने का मतलब कि मान लेते हैं, अगर आप 10 रुपये का निवेश करते हैं विनिर्माण क्षेत्र में तो आपका सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। अगर आपने 50 रुपये का निवेश किया तो आपका लघु उद्योग माना जाएगा। अगर आपने 100 रुपये का निवेश किया तो मध्यम उद्योग माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर होगा कि राशि जितनी आप लगाएंगे, जितना आप निवेश करेंगे, उसी के आधार पर हम विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में डिवाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो ये तो 2006 के एक्ट के तहत वर्तमान सरकार के द्वारा परिवर्तन करने से पहले 2020 में चल रहा था। लगभग 14 साल तक ये परिभाषा चलती रही है। आइए हम पुरानी परिभाषा और नई परिभाषा दोनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ और बिंदु देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में एमएसएमई अधिनियम जो 2006 बना था, जिसके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और एक डेफिनेशन दी गई थी, इसमें संशोधन कर दिया गया और एक नई परिभाषा की अनुमति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत, ये शब्द थोड़ा गलत लिख गया टाइपिंग में, जिसके अंतर्गत निवेश राशि एवं वार्षिक टर्नओवर को आधार बनाया गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो पुरानी परिभाषा थी एमएसएमई एक्ट 2006 के द्वारा, उसमें केवल और केवल निवेश पे फोकस किया गया था, लेकिन यहाँ पर नई परिभाषा में निवेश राशि के साथ साथ वार्षिक टर्नओवर पर भी फोकस किया गया है। तो यहाँ से ये प्रीलिम्स के फैक्ट बन जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमएसएमई की नई परिभाषा में
किसको आधार बनाया गया है, अर्थात निवेश राशि के साथ साथ वार्षिक टर्नओवर को भी आधार बनाया गया है। तो यहाँ से इस तरीके के छोटे छोटे फैक्ट आते हैं जो हम लोग रटने लगते हैं डेटा को, संख्या को, कि 1 लाख 2 लाख, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इस तरीके के फैक्ट जो हमेशा बने रहते हैं, अब ये निवेश राशि या वार्षिक टर्नओवर, हो सकता है जब तक अगली नई परिभाषा नहीं आएगी तब तक ये बने रहेंगे यही शब्द, और इन्हीं आधारों पर वर्गीकरण होता रहेगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पुराने पेपर को आप देख भी सकते हैं, ऐसे ही ट्रेंड पुराने पेपर में दिखाए गए हैं। देखते हैं, इसके साथ ही इस परिभाषा के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के लिए एक ही मानक तय किए गए हैं। इससे पहले अभी आपने पढ़ा पुरानी परिभाषा में कि केवल निवेश को आधार बनाया जाता था एवं विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र इन दोनों को अलग अलग रखा जाता था। लेकिन नई परिभाषा में निवेश क्षेत्र अर्थात निवेश राशि और वार्षिक टर्नओवर के साथ विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के लिए एक ही मानक तय कर दिए गए हैं। अब इन दोनों के लिए अलग अलग नहीं होंगे। मुझे आशा होगी अब आप समझ रहे होंगे। आइए इसी संबंधित एक प्रमुख समिति समझ लेते हैं जिस पे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो स्पेशली जनवरी 2019 में आरबीआई ने, ध्यान देना आरबीआई ने, क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा सरकार करके कि क्या सरकार ने गठित की थी, तो बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जो मुख्यतः एमएसएमई क्षेत्र में सुधार पर केंद्रित थी। अर्थात आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र में सुधार के लिए सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा साहब को अध्यक्ष बनाया था और उन्हीं के नेतृत्व में 8 सदस्यों वाली एक समिति बनाई थी। और उसका क्या काम था कि एमएसएमई क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए, इनको और भी पुनरुद्धार किया जाए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। चलिए, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमएसएमई क्षेत्र में सुधार से संबंधित या कौन सी समिति एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा आपको, यूके सिन्हा समिति, रघुराम राजन समिति, बीके चतुर्वेदी समिति, सरकारिया आयोग। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पुराने पेपरों में पूछे जाते रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यूके सिन्हा समिति एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है। आइए हम आगे देखते हैं एमएसएमई की जो नई परिभाषा है और नए मानक हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पुरानी परिभाषा और उसके मानक बता दूं, उसी के बाद आप कंपैरिजन कर सकेंगे। पेपर में नई परिभाषा भी पूछी जा सकती है उसके मानक के साथ ऑप्शन में, और पुरानी परिभाषाओं के भी मानक पूछे जाते हैं। पहले आप पुरानी परिभाषा को समझिए, फिर आप तुलना कर सकेंगे कि नई परिभाषा में परिवर्तन क्या हुआ है। आइए हम पहले पुरानी पे बात करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, देखिए एक माइक्रो इंडस्ट्री है, एक स्मॉल है, एक मीडियम है। अर्थात ये सूक्ष्म हो गई, ये लघु हो गई, ये मध्यम हो गई। क्लासिफिकेशन देखिए, विनिर्माण क्षेत्र का अलग दिया हुआ है एवं सर्विस सेक्टर का अलग दिया हुआ है, सेवा क्षेत्र का। हमने यही पढ़ा था एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत विनिर्माण क्षेत्र की परिभाषा अलग है और सर्विस सेक्टर की परिभाषा अलग है, और उसमें केवल और केवल निवेश राशि को ही आधार बनाया गया है, केवल इन्वेस्टमेंट को ही आधार बनाया गया है। अभी तक इसमें वार्षिक टर्नओवर नहीं आया है, क्योंकि वार्षिक टर्नओवर को नई परिभाषा में इंक्लूड किया जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं इसको। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम देखते हैं, अर्थात विनिर्माण क्षेत्र में देखते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी फर्म के द्वारा 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जाता है, इस एरो का मतलब समझिएगा जो इस तरीके से बना है, इसका मतलब है कि आप 25 लाख से ऊपर नहीं जा रहे हैं, केवल 25 लाख आपका मैक्सिमम है। इसका मतलब अर्थात 25 लाख रुपए तक अगर कोई फर्म के द्वारा निवेश किया जाता है तो हम उसको माइक्रो इंडस्ट्री कहेंगे, अर्थात सूक्ष्म उद्योग। और वहीं अगर 25 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो हम उसको लघु उद्योग कहेंगे। और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर हम निवेश करते हैं तो हम उसको मीडियम उद्योग कहेंगे, अर्थात मध्यम उद्योग। सामान्यतः इस तरीके के राशि पे आधारित कि कौन से उद्योग में कितने तक की राशि होती है, बहुत कम चांस रहते हैं पेपर में पूछने के, लेकिन फिर भी आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करा सकें हम, इसीलिए हम यहाँ पर इसको डिटेल में समझ रहे हैं फैक्ट को।
अब हम सर्विस सेक्टर में देखते हैं। तो सर्विस सेक्टर में आप देखिए राशि में परिवर्तन हो गया है, अर्थात 10 लाख रुपए तक की जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको हम माइक्रो में रखेंगे। 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम स्मॉल में रखेंगे, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम उसको मीडियम में रखेंगे। तो ये तो थी हमारी एमएसएमई एक्ट 2006 की पुरानी डेफिनेशन, जिसमें आपने पीटी फैक्ट के दौरान ये समझा कि विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र इन दोनों के लिए अलग अलग राशियां निर्धारित हैं और वर्गीकरण का आधार केवल और केवल निवेश की राशि है। आइए हम नई परिभाषा पे चलते हैं। यह है इसकी नई परिभाषा। देखिए नई परिभाषा क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को एक कर दिया गया है। इसकी तरह अलग अलग नहीं किया गया है, जैसे पुराने में विनिर्माण क्षेत्र अलग था और सेवा क्षेत्र के लिए अलग राशियां थी। ध्यान देना यहां पर एक ही राशि कर दी गई है, अर्थात अब विनिर्माण क्षेत्र में आप पैसा लगाइए या सेवा क्षेत्र में, आपको अलग अलग मानक पे तय नहीं किया जाएगा, एक ही मानक रहेगा। माइक्रो के लिए क्या है, निवेश और टर्नओवर। देखिए निवेश और टर्नओवर, इससे पहले क्या था, अभी तक पुरानी परिभाषा में केवल निवेश पर फोकस किया गया था, लेकिन नई परिभाषा में निवेश के साथ साथ टर्नओवर को भी आधार बनाया गया है। तो हम समझते हैं इसको। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं 1 करोड़ रुपए तक तो हम उसको कहेंगे ये माइक्रो उद्यम है, और अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो भी हम इसको माइक्रो कहेंगे। कहने का मतलब अगर आपने 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है और आपका 1 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक का टर्नओवर है या इससे कम भी होता है तो हम उसको सूक्ष्म उद्योग में रखेंगे। फिर आपका टर्नओवर चाहे 3 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 4.5 करोड़ हो, हम उसे सूक्ष्म में ही रखेंगे। और अगर 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ के अंदर, अर्थात 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में टर्नओवर आपका है तो आपको स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में कैटेगराइज किया जाएगा। और अगर आप 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में टर्नओवर कमाते हैं या करते हैं तो आपको मीडियम उद्योग में रखा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं अब आपको ये दोनों ही डेफिनेशन देख लीजिए, कंपैरिजन करके आप आराम से समझ रहे होंगे। और पीटी फैक्ट के दौरान क्या पूछेगा उसको भी शॉर्ट में देख लीजिए। पुरानी परिभाषा में विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र अलग अलग थे, नई परिभाषा में एक ही मानक तय किए गए। पुरानी परिभाषा में केवल इन्वेस्टमेंट को आधार बनाया जाता था, नई परिभाषा में इन्वेस्टमेंट के साथ टर्नओवर को भी आधार बनाया गया है। यही इसमें मुख्य चेंजेस किए गए हैं हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। आइए हम इसकी एक और भूमिका देखते हैं कि नई परिभाषा क्यों बनाई गई, क्या पुरानी परिभाषा में कोई कमी थी। तो आप देख रहे होंगे कि पुरानी परिभाषा में जो अमाउंट की राशि है बहुत छोटी छोटी है, कम राशियां हैं, जबकि नई परिभाषा में हमने और भी अधिक छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को जोड़ने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने अमाउंट की राशि बढ़ा दी है। अगर मान लेते हैं आपका उद्योग 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है पुरानी परिभाषा के अनुसार, आप सूक्ष्म उद्योग में हैं, और जैसे आप 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो आप मध्यम में आ जाते हैं या लघु में आ जाते हैं, तो आपके ऊपर रूल रेगुलेशन भी अधिक लग जाते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग थे वो जानबूझकर अपनी इनकम या अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बताते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत सारे कानूनी कायदे हमें फिर करने पड़ेंगे, पूरे फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, हमारा टैक्स भी अधिक जाने लगेगा। तो इसकी वजह से चोरियां भी बढ़ रही थी छोटे उद्योगों में, और बहुत सारे छोटे उद्योग 10 लाख से ऊपर बढ़ना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे कानून और बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे आयकर विभाग के नियम उनको पालन करना पड़ता, जो सामान्यतः चोरी कर रहे थे। इसीलिए उनको सहूलियत देने के लिए नई परिभाषा में इस राशि को बढ़ा दिया गया कि अब आप 10 लाख नहीं, आप 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करिए, टर्नओवर करिए, आपको माइक्रो में रखा जाएगा, आपको टैक्सेस वगैरह की ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपसे टैक्स कम वसूला जाएगा, नियम कानूनों की आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की जाएगी। बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए जिससे छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो उभर के सामने आए और भारतीय अर्थव्यवस्था में जुड़े। तो आइए हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं। नई परिभाषा का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को जीएसटी के अनुकूल बनाना, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना,
रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना और टैक्स भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना। अब आप समझ रहे होंगे जो जीएसटी है उसके दायरे में इन सभी सेक्टर को लेके आना, और जीएसटी के दायरे में जब आएंगे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, अर्थात राजस्व अधिक से अधिक प्राप्त हो सकेगा। वहीं व्यापार की सुगमता भी हो सकेगी, जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है कि पब्लिश की जाती है। इन सभी के बारे में हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ अगर अधिक से अधिक रोजगार लगेंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी बढ़ेंगे, उद्योग लगने से रोजगार भी बढ़ेंगे, और वहीं टैक्स के भुगतान की प्रक्रिया जब सरल होगी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें एमएसएमई का जरा महत्व देख लेते हैं, क्यों सरकार इस पे इतना फोकस कर रही है, क्यों उसने आत्मनिर्भर भारत अभियान में इसको महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा, इसकी परिभाषा में परिवर्तन किया। तो यूं ही नहीं किया, इसकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। आइए हम देख लेते हैं। पहली चीज, भारत के विकास का इसको इंजन माना जाता है। आपको पता है किसी भी गाड़ी या किसी भी ट्रेन का इंजन ही सबसे प्रमुख होता है। अगर वही अच्छा नहीं होगा तो उसमें बैठी हुई सवारी या उसमें लगे पीछे के डिब्बे चलने में असमर्थ हैं। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को भी चलाने के लिए हमारे एमएसएमई उद्योग जो हैं एक तरीके से इंजन के रूप में काम करते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को खींचते हुए आगे ले जाते हैं, जिसके माध्यम से जीडीपी हमारी बढ़ती है और इनका लगभग लगभग 28 से 30% तक योगदान जीडीपी में है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो लगभग 45% की हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। आप घरों में या कहीं भी कंपनी में या कहीं भी आप छोटे छोटे जो है कि सामानों को देखते होंगे जो हाथों से बने हुए होते हैं, या हथकरघा उद्योग जिसको हम कह दें, तो इन सभी चीज़ों की जो आपूर्ति होती है वो एमएसएमई सेक्टर के द्वारा ही होती है, जो लगभग 45%, मान के चलिए 50% के लगभग आ चुका है ये। अर्थात आपके घर में जो भी सामान है उसका आधा हिस्सा तो एमएसएमई सेक्टर का है। अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एमएसएमई सेक्टर के द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इन पर प्रमुख बल दिया गया। वहीं भारत के द्वारा जो कुल निर्यात किया जाता है उसमें लगभग 40% की हिस्सेदारी इसकी है। और हम जब राजकोषीय घाटा अर्थात राजकोषीय चैप्टर पढ़ेंगे और विदेशी व्यापार पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डॉलर और रुपए के रिलेशन की बात करेंगे। वहाँ हम समझेंगे कि कुल निर्यात करने से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या सीएडी इस सब कैसे इफेक्ट होता है। अगर हम निर्यात अधिक से अधिक कर रहे हैं तो हमारा सीएडी कम रहेगा, अर्थात चालू खाता घाटा हमारा कम रहेगा, तो हमारे लिए सकारात्मक रहेगा ये। इसका मतलब एमएसएमई की ये भूमिका हमें और बढ़ानी होगी। 40% की जगह इसको 50-60% तक करना होगा कि अधिक से अधिक निर्यात कर सके। और भी उससे बड़ी बात कि भारत में 11 करोड़ से अधिक लोगों को यह रोजगार देती है वर्तमान समय में, और जो नई परिभाषा बनाई गई है इसके द्वारा ये उम्मीद की जा रही है कि 30 से 35 करोड़ लोगों तक रोजगार पहुंच सकेगा। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम एमएसएमई के संबंधित आज के प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न पर आने से पहले आपने देखा कि किस तरीके से हमने एमएसएमई पे जो चर्चा हुई अभी नई, उस पर हमने अध्ययन किया। उसका उद्देश्य क्या था नई परिभाषा लाने का, जिसमें हमने व्यापार सुगमता, जीएसटी, टैक्स भुगतान, इन सारी चीज़ों को सरल बनाने के साथ साथ इसके महत्व को भी समझा। और इसका इतना महत्वपूर्ण महत्व है इसीलिए सरकार के द्वारा इस सेक्टर को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। आइए हम आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आगे के आने वाले प्रश्नों में अर्थात पेपरों में संभावित है। एमएसएमई से संबंधित कुछ कथनों पर विचार करना है। आइए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इसकी नई परिभाषा एवं मानक को एमएसएमई अधिनियम 2008 के तहत बदला गया है। दूसरा, यूके सिन्हा समिति एमएसएमई क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तीसरा, सूक्ष्म उद्योग के लिए, यहाँ उद्योग छूट गया है, सूक्ष्म उद्योग के लिए 5 करोड़ तक टर्नओवर का मानक रखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सही नहीं है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अक्सर पेपर में बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं कि कौन सा सही नहीं है, इसको नहीं देखते हैं। चलिए आपका ऑप्शन होगा
केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक दो तीन तीनों। अब जल्दी से बताइए कौन सा सही नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिए, मुझे आशा है कि आप सही जवाब देंगे। चलिए, इसका आंसर होगा केवल एक। कैसे, आइए हम देखते हैं। लिखा है, इसकी नई परिभाषा एवं मानक को एमएसएमई एक्ट 2008 के तहत बदला गया। ये बातें तो सही लिखी हुई हैं कि बदला गया, लेकिन ये एक्ट का ईयर गलत लिखा गया है। ये 2008 ना होके 2006 है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। हम दूसरे की बात करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि आरबीआई के द्वारा 2019 जनवरी 2019 में यूके सिन्हा साहब, जो कि सेबी के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एमएसएमई क्षेत्र में सुधार से संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी और सूक्ष्म के लिए 5 करोड़ तक टर्नओवर का मानक रखा गया है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, और हमसे पूछा जा रहा है सही नहीं, तो केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल लगी होगी ये सीरीज, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो हमारी मेहनत का परिणाम भी रहता है। और देखिए दोस्तों, ये लास्ट में कुछ इमेजेस लगाई गई हैं, जो आप देख सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर किस तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं। छोटे छोटे उद्योग हैं यहाँ पे, देखिए ये सब छोटे छोटे उद्योग हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कोई काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको सीरीज फिर जल्दी ही मिलेगी आपको कल पीटी फैक्ट के रूप में, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।